वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर दिसंबर 2022 का। यहाँ पर हम पूरा एक साल का करंट अफेयर देख रहे हैं जिसमें हमने इस सीरीज के अंतर्गत फरवरी 2023 और जनवरी 2023 का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर देखा है, उसके बाद एमसीक्यू भी सॉल्व किए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है। आज देखेंगे दिसंबर 2022 का करंट अफेयर, इसको स्टार्ट करेंगे और इसी क्रम में सबसे पहले एग्रीमेंट देखेंगे। जो दिसंबर के एग्रीमेंट्स हैं उनको कवर करेंगे। सबसे पहला एग्रीमेंट देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और जेनेरिक आधार के बीच में समझौता हुआ। ग्रामीण इलाकों तक जेनेरिक जो दवाएं हैं उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार और जेनेरिक आधार के बीच समझौता किया जाएगा। 18 दिसंबर 2022 को जेनेरिक आधार के संचालक अर्जुन देश पांडे ने यह बयान दिया कि जेनेरिक आधार के मेडिकल स्टोर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भी खोले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जेनेरिक दवाइयां हर किसी तक पहुंचेंगी, आम नागरिक तक इनकी पहुंच बढ़ जाएगी। वर्तमान में जेनेरिक आधार के लगभग 1800 स्टोर संचालित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 150 स्टोर का संचालन हो चुका है, शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता के बाद इसको बढ़ाकर 700 करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अभी जहां 150 स्टोर हैं अब 700 हो जाएंगे बढ़कर, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक पहुँच बढ़ेगी। तो ये अभी समझौता हुआ। इसके बाद अगला है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी की स्थापना करने के लिए समझौता हुआ। ये किसके साथ हुआ, चलिए देखते हैं। दिसंबर 2022 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राज्य अमेरिका मूल की एक संस्था है सलोनी हार्ट फाउंडेशन और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जो है सुरेश खन्ना, इनके बीच में औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार की मौजूदगी में एक एमओयू साइन हुआ, एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा ऑस्टिन यूनिवर्सिटी ने उत्तर प्रदेश में नॉलेज सिटी की स्थापना करने के उद्देश्य से 35,000 के निवेश के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। तो ये नॉलेज स्मार्ट सिटी कौन बनाएगा, ऑस्टिन यूनिवर्सिटी बनाएगी। सैन फ्रांसिस्को के साथ ये जो एग्रीमेंट है हुआ है, साइन हुआ है। उत्तर प्रदेश में यह नॉलेज सिटी प्रोजेक्ट 5,000 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों का समावेश होगा। राज्य में योगी सरकार ने राजधानी लखनऊ में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए 10 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। तो इन्वेस्टमेंट इतना इनको जो है लेना है। इसके अलावा 10 से 12 फरवरी 2023 में के जो मध्य ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हुआ। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों और अधिकारियों की 8 टीमों को 18 देशों में रोड शो और ट्रेड शो के जरिए निवेश आकर्षित करने के लिए भेजा है। तो ये सारे काम किए गए हैं। इन्वेस्टर समिट याद रखें कहाँ पर हुई, लखनऊ में आयोजित की गई 10 से 12 फरवरी तक। अच्छा, यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट जो है आकर्षित करने के लिए काम किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग विदेशों से आएँ और उत्तर प्रदेश राज्यों में इन्वेस्ट करें। ये समिट से हर लगभग होती है राज्यों में, जैसे कि मध्य प्रदेश में इंदौर में आयोजित की गई, उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। तो ये शहर जरूर याद रखें, उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी नॉलेज सिटी बनाएगी, उसमें निवेश करेगी, ये बताया गया है। इसके बाद अगला एग्रीमेंट है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने टीबी उन्मूलन प्रयासों में मदद करने के लिए समझौता किया है। अब ये क्या है, ये 28 दिसंबर 2022 में भारत सरकार के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है से त्वरित टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय टीबी प्रभाग और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इन राज्यों में इसके लिए काम किया जाएगा। इसका यह प्रयास रहेगा कि उसकी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का हिस्सा है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति में यह समझौता हुआ। तो ये दोनों मंत्री याद रखें, दोनों मंत्रालयों के मंत्री एग्जाम में पूछ सकते हैं। भारत की सीमा के भीतर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ भारत के बड़े राज्यों की श्रेणी में टीबी के सर्वाधिक मामलों वाले राज्यों में शामिल हैं। तो सबसे ज्यादा मामले यहाँ पाए जाते हैं। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना है। तो ये लक्ष्य जरूर याद रखें, वर्ष 2025 तक, 2024 हर घर जल, 2025 टीबी का उन्मूलन, दोनों याद रखें। इसके बाद अगला टॉपिक है योजनाएं, स्कीम और कैंपेन, इसको देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्कीम है हमारी एडॉप्ट अ हेरिटेज योजना, इसका दूसरा चरण शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश पुरातत्व निदेशालय की योजना है। इससे संबंधित जानकारी देखते हैं। 30 नवंबर 2022 को राज्य पुरातत्व निदेशालय ने एडॉप्ट अ हेरिटेज, हेरिटेज क्या होता है, पुरातत्व जो से संबंधित चीजें होती है उसको हेरिटेज कहते हैं। ये जो योजना है इसका दूसरा चरण शुरू किया। यहाँ पर 10 धरोहरों का, 10 स्थानों का चयन किया गया। अब ये 10 धरोहर कौन सी हैं, इसमें लखनऊ के
आलमबाग भवन समेत पोतरा कुंड जो कि मथुरा में है, लखनऊ का आलमबाग भवन जो है, ठीक है, मथुरा का पोतरा कुंड। इसके अलावा कल्पा देवी और आस्तिक बाबा मंदिर, ये दोनों सीतापुर में है। देवगढ़ की बौद्ध गुफाएं जो कि ललितपुर में है। राज मंदिर गुप्तार घाट जो कि अयोध्या में है। लक्ष्मी मंदिर जो कि झांसी में है। टहरौली किला जो कि झांसी में है। बाला बेहट किला ये ललितपुर में है। और दिगारा गढ़ी ये कहाँ पर है, ये झांसी में है। तो ये 10 स्मारक हैं, 10 हेरिटेज स्थल हैं, धरोहर हैं, जिनको इसके अंतर्गत लाया जाएगा, एक एक एडॉप्ट की जाएंगी और फिर इनका जो है पुनरुद्धार किया जाएगा। इस योजना के पहले चरण में प्रदेश के 11 स्मारकों और पुरास्थलों को गोद लेने के लिए चुना गया। राज्य पुरातत्व निदेशालय, पर्यटन विभाग और अन्य हितधारकों के सहयोग से स्मारकों और पुरास्थलों पर उच्च स्तरीय पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन धरोहरों को गोद लेने की योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है, आपको समझ आ गया होगा। इसका दूसरा चरण शुरू हुआ है। 10 धरोहरें कौन सी हैं, इनको जरूर याद रखें। इसके बाद इसी में शिव मंदिर है, टिकैतराय, बिठूर, कानपुर को शामिल इसमें भी किया गया है। और उत्तर प्रदेश पुरातत्व निदेशालय निदेशक कौन है, रेणु द्विवेदी, इनका नाम जरूर याद रखें। इन्होंने स्मारक मित्र के साथ 5 साल का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है। तो स्मारक मित्र के साथ एक ये इन्होंने MOU साइन किया है। इसके बाद अगली योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट की तर्ज पर अब शुरू हुई है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। एक डिस्ट्रिक्ट से एक स्पोर्ट को प्रमोट किया जाएगा। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश की खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने मिशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की बेहद सफल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की तर्ज पर अब वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, ODOS को लॉन्च किया गया है, ODOP की तर्ज पर। इस योजना के माध्यम से सरकार के 2 परस्पर संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति होगी, जिसमें राज्यों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और युवा पीढ़ी को स्वस्थ रखना और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियंस में भाग लेने के लिए, पदक जीतने के लिए खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा और कौशल का पोषण करने के लिए एक मंच प्रदान करना शामिल है। तो ये सारी फैसिलिटी दी जाएंगी खिलाड़ियों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोत्साहन मिले खेल के क्षेत्र में जाने के लिए। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के हर जिले का अपना अलग खेल होगा और उसकी अलग पहचान भी सुनिश्चित होगी। तो ये इसका उद्देश्य है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, नजर डाल लेते हैं। कुश्ती वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया और महाराजगंज, ये सब कुश्ती को प्रमोट करेंगे। एथलेटिक्स कहाँ कहाँ पर जो है किया जाएगा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, इटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया और मुजफ्फरनगर, इन सारी जगह पर जो है ODOS कार्यक्रम किए जाएंगे, एथलेटिक्स किया जाएगा। अब हॉकी के लिए कहाँ कहाँ पर कदम उठाए जाएंगे, हॉकी को कहाँ कहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, प्रतापगढ़ में, मऊ में, बरेली में, लखनऊ में, रायबरेली में, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद, इन सारी जगह पर हॉकी के लिए काम किए जाएंगे। टेबल टेनिस कहाँ पर किया जाएगा, टेनिस आगरा और कानपुर में। इसके अलावा बैडमिंटन के लिए अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर। भारोत्तोलन का कहाँ पर किया जाएगा, मिर्जापुर और बिजनौर में। बॉक्सिंग के लिए बुलंदशहर और कुशीनगर, बुलंद इरादे होने चाहिए, ठीक है, बुलंद इरादे और कुशीनगर, यहाँ पर ये 2 चीज़ें हो जाएंगी बॉक्सिंग के लिए। तीरंदाजी के लिए सोनभद्र और ललितपुर। फुटबॉल हाथरस, तैराकी पीलीभीत, शूटिंग बांदा और कबड्डी के लिए कन्नौज और लॉन टेनिस के लिए प्रयागराज। तो प्रयागराज में लॉन टेनिस और कबड्डी कन्नौज में, शूटिंग बांदा में, तैराकी पीलीभीत में, फुटबॉल हाथरस में, तीरंदाजी सोनभद्र ललितपुर में, बॉक्सिंग बुलंदशहर कुशीनगर में, भारोत्तोलन मिर्जापुर और बिजनौर में, बैडमिंटन अलीगढ़ गौतम बुद्ध नगर में, टेबल टेनिस आगरा कानपुर में। बाकी ये जो 3 खेल हैं, कुश्ती, एथलेटिक्स और हॉकी, ये कई सारी जगह पर हैं। तो इनके नाम आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हर एक अपने जिले का एक एक उत्पाद इनको प्रमोट करना था, उसकी जो स्थिति है उसको बढ़ाना था। इसी तरीके से एक स्पोर्ट्स को चुन लिया गया है हर एक जिले का। तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इसको जरूर याद कर लें। इसके बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड योजना भी आई, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की है। इसमें क्या है देखते हैं। 9 दिसंबर 2022 को प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर ही लॉन्च किया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 के अंत तक कुकरेल जू और नाइट सफारी की स्थापना करने का भी लक्ष्य लिया है। लखनऊ चिड़ियाघर का अगला जो स्थापना दिवस कुकरेल में मनाए जाने का निर्णय भी लिया गया है। राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने बताया कि इस योजना के तहत हर जनपद में एक वेटलैंड को संभालने का काम किया जाएगा, जिससे वह पर्यटन के लिहाज से आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। तो ये इसका काम रहेगा। इसके बाद अगली योजना है यमुना पार क्षेत्र में तीसरा वाटर वर्क्स योजना बनाने की योजना को स्वीकृति मिल गई है। 11 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के यमुना पार क्षेत्र के निवासियों की जल समस्या के निवारण के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त योजना हर घर
जल योजना के तहत यमुना पार क्षेत्र में पीने के पानी योग्य उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को मंजूरी दी है, ताकि जो इस क्षेत्र में लोग रहते हैं उनको पीने का सही पानी, शुद्ध पानी उपलब्ध हो सके। यमुना का पानी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अशुद्ध है, तो इस योजना को लॉन्च किया गया इस क्षेत्र में। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 624 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत 44 MLD पानी की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो ये इस योजना का काम है, इसमें ये होगा। इसके अलावा इस योजना को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग में ट्रांस यमुना जोन है, जिसमें सीतानगर, शाहदरा, एतमादौला, प्रकाश नगर, इसके अलावा नवलगंज, कचपुरा और पीला खाड़ क्षेत्र शामिल हैं। और दूसरे भाग में बाकी के ये क्षेत्र आ जाएंगे। ट्रांस यमुना के क्षेत्र कॉलोनी, फेसबंस, नराइच, इसके अलावा नगला जमुनी, नगला रामबन, कालिंदी बिहार, नाऊ की सराय, रवि नगर, फाउंड्री नगर और इस्लाम नगर, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ बस याद रखिए कि इसको किस क्षेत्र में लागू किया गया है। इसके बाद अगली योजना है काशी रेलवे स्टेशन के मेजर अपग्रेडेशन के लिए प्रोजेक्ट आया है उत्तर रेलवे मंडल का। 25 दिसंबर 2022 को इसको जो है वाराणसी स्थित काशी रेलवे स्टेशन के मेजर अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए टेंडरिंग जारी किया गया है। इस परियोजना के तहत 336 करोड़ रुपए की लागत से काशी इंटर मॉडल स्टेशन बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो काशी इंटर मॉडल स्टेशन बनने के साथ साथ यहाँ यार्ड रिमॉडलिंग की जाएगी, कॉम्प्लेक्स बनेगा, होटल निर्माण, ये सारे निर्माण कार्य किए जाएंगे। और उसका उद्देश्य है पहले और दूसरे प्रवेश द्वार को जोड़ते हुए कॉनकोर्स सिटी सेंटर भी बनाना है। तो ये रेलवे स्टेशन का जो है काम किया जाएगा। इसके बाद अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउन से बचाने की योजना है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का ये काम रहेगा। 29 दिसंबर 2022 को मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने गुजरात के साबरमती की तर्ज पर अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाने का फैसला किया है। इस योजना में ग्रीनफील्ड टाउनशिप को 1438 एकड़ क्षेत्रफल में बसाया जाना है। तो ये किसकी तर्ज पर बनेगी, गुजरात के साबरमती की तर्ज पर बन रहा है। कहाँ पर, अयोध्या में। अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप की इस योजना को पहले चरण में 583 एकड़ क्षेत्रफल में बसाने की योजना है। फिर पहले चरण के लिए 487 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है और दूसरे और तीसरे चरण में 855 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। तो ये इसके 2 चरण रहेंगे। इसके बाद है नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति 2022। ये नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण अनुकूल स्वच्छ परिवहन संसाधनों की गतिशीलता प्रसार और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इसको लॉन्च किया। 2022 में ये घोषित की गई। इसमें क्या हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के उद्देश्य से पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश को ऑटो और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के साथ ही इससे जुड़े कंपोनेंट्स इंडस्ट्री का हब बनाने का निर्णय लिया है। तो ये उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश का इलाका, वहाँ पे ये काम किया जाएगा। क्या कंपोनेंट्स इंडस्ट्री बनेगी, उसका एक हब बन जाएगा। मध्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बने 2 और 3 ई व्हीकल जो होते हैं और ईवी पार्ट्स को यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया में सप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर इनका निर्माण होगा, फिर इनका सप्लाई करेंगे विदेशों में। इस नीति का उद्देश्य 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित करना और 10 लाख से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन करना। योगी सरकार ने मोटर वाहनों उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, हापुड़, कानपुर, मेरठ को लार्ज इंडस्ट्री के निर्माण के लिए चुना है। जबकि सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग जो हैं इनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कहाँ पर, आगरा में, शाहजहांपुर में, अलीगढ़ में, प्रयागराज में, सहारनपुर में और इटावा में, यहाँ पर सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग प्रोत्साहित किए जाएंगे। और जो बड़े उद्योग हैं उनको कहाँ पर, उनको ये इन सारी जगह पर इंडस्ट्रीज़ का निर्माण इन सब जगह पर किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको एक बार थोड़ा ध्यान से जरूर पढ़ लें। ये आपसे कथन वाले में पूछ सकते हैं, जैसे 2 कथन वाले जो प्रश्न आते हैं ना, उसमें इस तरीके के फैक्ट डाल सकते हैं। इसके बाद हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मोर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशन, सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर ही दी जाती है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कोई भी पेड ग्रुप लेना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी जो क्रैश कोर्स चालू है वो ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुका है, आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 50 दिन का समय शेष बचा है यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और अभी भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 780 पेज का मटेरियल पढ़कर, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आप इतना पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अब ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 60 डेज का क्रैश कोर्स था, तो आपको थोड़ा सा 10 दिन ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब 8 से 10 घंटे आपको एग्जाम में देना ही पड़ेंगे, पढ़ना ही पड़ेगा, तब आप जाके ये कवर कर पाएंगे। तो अगर आप इसको अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।